हेलो फ्रेंड्स, जितेंद्र क्लासेस ऑनलाइन में आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज मैं आप सभी के लिए यूपी टेट एग्जाम में बार बार जो पूछे जाने वाले क्वेश्चन है उसकी सीरीज लेकर आई हूँ। ठीक है, टॉपिक हमारा क्या है? हमारा परिवेश। ठीक है, इसमें यूपी के बारे में जानेंगे। देखिए, जो यूपी टेट और सी टेट की तैयारी कर रहे हैं वो सभी लोग पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, इसमें सारी क्लासें आपकी आती रहती हैं, क्लास चलती रहती हैं, तो सभी लोग क्लास लीजिए। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ठीक है, तो देखिए, जानेंगे सबसे पहले हमारा परिवेश में क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी आपके। तो देखिए, हमारा परिवेश में क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी। देखिए, हमारा परिवेश एक व्यापक अवधारणा है। हमारे परिवेश में ऐतिहासिक, ठीक है, ऐतिहासिक, सामाजिक, भौगोलिक, राजनैतिक, साहित्यिक एवं सांस्कृतिक महत्व के वे सभी पहलू शामिल हैं जो हमारे गांव शहर से लेकर प्रदेश एवं देश तक विभिन्न जानकारी के रूप में निहित होते हैं। तो आज इसके बारे में सारे क्वेश्चन जो इनसे बनते हैं, जो यूपी टेट में बार बार पूछे जाते हैं, उसकी हम बात करेंगे। ठीक है, देखिए, इन सभी को हम संक्षिप्त रूप में निम्नलिखित तथ्यों के माध्यम से आसानी से समझ सकते हैं। तो हमारा देख लीजिए, सबसे पहले तो देखिए हमारे देश का नाम क्या है। ठीक है, हमारे देश का नाम क्या है? तो क्या है? उत्तर प्रदेश है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ हो जाएगी। ठीक है, लखनऊ हो जाएगी। तो चलेंगे और आगे देखेंगे। ठीक है, देखिए, उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? जी सभी को पता होगा कौन है। श्री योगी आदित्यनाथ। ठीक है, श्री योगी आदित्यनाथ जी हैं हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। ठीक है, देखिए, उत्तर प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो वर्तमान राज्यपाल कौन है? श्रीमती आनंदीबेन पटेल। ठीक है, वर्तमान जो राज्यपाल हैं वो हमारे उत्तर प्रदेश की श्रीमती आनंदीबेन पटेल हैं। ठीक है, अब देखिए, ये देखिए आगे न्यू पॉइंट। देखिए, इसमें क्या दिया हुआ है? उत्तर प्रदेश में कितने मंडल और जिले हैं? देखिए, इसमें मंडल और जिले, ये सारे क्वेश्चन देखिए आपके पूछे जाते हैं यूपी टेट के एग्जाम में। ठीक है, तो सभी लोग ध्यान से पूरा एक बार देख लीजिए। ठीक है, देखिए, उत्तर प्रदेश में कितने मंडल और जिले हैं? तो 18 तो मंडल हैं आपके, और 75 मतलब 75 जिले हो जाएंगे। 18 मंडल और 18 मंडल और जिले जो हैं आपके 75 हो जाएंगे। ठीक है, देखिए, उत्तर प्रदेश में प्राकृतिक भूभाग को कितने भागों में बांटा गया है? उत्तर प्रदेश में जो प्राकृतिक भूभाग है उसको कितने भागों में बांटा गया है? तो कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। ठीक है, 3 भागों में हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, उत्तर प्रदेश की प्रमुख 6 नदियां कौन कौन सी हैं? तो जो उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियां हैं वो जानिए कौन कौन सी है। ये भी क्वेश्चन आपका आया हुआ है और आ भी सकता है यूपी टेट के एग्जाम में। ठीक है, तो देखिए, गंगा, यमुना और रामगंगा, गोमती, घाघरा एवं सरयू, ये हमारी 6 नदियां जो हैं ये उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियां हैं। ठीक है, प्रमुख नदियां हैं। अब आगे देखिएगा, देखिए, इसमें दिया हुआ है कि दुधवा नेशनल पार्क कहाँ कहाँ तक फैला है। तो आपको बताना है कि दुधवा नेशनल पार्क जो है वो कहाँ कहाँ तक फैला है। तो कहाँ कहाँ तक फैला है? लखीमपुर खीरी से लेकर बहराइच तक। ठीक है, लखीमपुर खीरी से लेकर बहराइच तक। ठीक है, ये हमारा देखो, इसमें सारे इसी टाइप के क्वेश्चन होंगे जो कि यूपी टेट में बहुत ज़्यादा ही मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आपके एग्जाम में बार बार यही पूछे जाते हैं। जो पर्यावरण अध्ययन टॉप मतलब आता है जो सब्जेक्ट, तो उसी में ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोग जिनका भी एग्जाम हो तो आप लोग एक बार जरूर से जरूर देखिएगा। ठीक है, देखिए, तो इसका हो जाएगा लखीमपुर खीरी एवं बहराइच। अब आपका आगे आया, उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजाति कौन सी है? तो प्रमुख जनजाति कौन सी है? थारू एवं बुक्सा। ठीक है, ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, थारू और बुक्सा। उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसलें कौन कौन सी हैं? तो प्रमुख फसलें कौन कौन सी हैं? गेहूं, चावल एवं मक्का, ये हमारी उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसलें हो जाएंगी। अब देखिए, इसमें दिया हुआ है कि गोविंद पंत सागर योजना किसे कहा जाता है? तो ये जो गोविंद पंत सागर योजना है ये किसको कहते हैं? तो इसमें बताना है किसको कहा जाता है। तो ये रिहंद बांध परियोजना, इसी को कहा जाता है गोविंद पंत सागर। देखिए, ध्यान रखना है, ये सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, गोविंद
पंत सागर योजना किसे कहा जाता है? रिहंद बांध परियोजना को। ठीक है, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नदी परियोजना कौन सी है? तो ये भी हमारा आंसर हो जाएगा रिहंद बांध परियोजना। कौन सी हो जाएगी? रिहंद बांध परियोजना। ठीक है, अब इसमें दिया हुआ है उत्तर प्रदेश में खेल के सामान के लिए कौन सा नगर प्रसिद्ध है? कौन से, क्या पूछा गया है? खेल के सामान के लिए कौन सा नगर प्रसिद्ध है उत्तर प्रदेश में? तो बताइएगा कौन सा हो जाएगा? मेरठ। ठीक है, इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? मेरठ। देखिए इस टाइप से भी क्वेश्चन आते रहते हैं सभी में, जैसे अलीगढ़ का ताला हो गया, फिरोजाबाद की चूड़ियाँ हो गई, ये सारे मतलब आगरा का पेठा हो गया, ये सारे क्वेश्चन तो आते रहते हैं सभी कम्पिटिटिव एग्जाम में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर मेरठ हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए अब आया एक, देखिए उत्तर प्रदेश में कौन सा शहर इत्र के लिए प्रसिद्ध है? तो उत्तर प्रदेश जो उत्तर प्रदेश में कौन सा ऐसा शहर है जो इत्र के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन सा हो जाएगा? कन्नौज हो जाएगा राइट आंसर। क्या हो जाएगा? कन्नौज। ठीक है, अब देखिए उत्तर प्रदेश में कांच की चूड़ियों के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो कौन सा शहर हो जाएगा? फिरोजाबाद। ठीक है, उत्तर प्रदेश में ताले के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो अलीगढ़ हो जाएगा हमारा। ये सारे क्वेश्चन तो मोस्टली एग्जाम में आते रहते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें पूछा ताजमहल कहाँ स्थित है? ये तो सभी को पता होगा, आगरा में स्थित है। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने कराया था? तो जो फतेहपुर सीकरी है इसका निर्माण किसने, पूछा निर्माण किसने कराया था? तो अकबर ने कराया था। ठीक है, अकबर ने कराया था। उत्तर प्रदेश का प्रमुख औद्योगिक नगर का नाम बताइए। तो जो प्रमुख जो औद्योगिक नगर है जो उत्तर प्रदेश का, ये इसका इस शहर का क्या नाम है? तो ये हो जाएगा कानपुर। ठीक है, कानपुर। कानपुर को क्या बोला जाता है? औद्योगिक नगर। ठीक है, औद्योगिक नगर। अब देखिए नवाबों का नगर किस शहर को कहा जाता है? तो लखनऊ को नवाबों का नगर कहा जाता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का प्रमुख नृत्य कौन सा है? तो प्रमुख नृत्य जो है वो कौन सा है? कथक हो जाएगा। ठीक है, कथक हो जाएगा इसका। तो चलिए आगे और देखते हैं। देखिए इसमें आपके काफी क्वेश्चन है जो कि मोस्टली मतलब सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, ये यूपी टेट की मतलब ये बुक जो आती है उसी से ये सारे क्वेश्चन लिए गए हैं जो प्रीवियस ईयर आ चुके हैं या आने की संभावना है। ठीक है, देखिए इसमें क्या दिया हुआ है कि इलाहाबाद का प्राचीन एवं नया नाम एक ही है, वह क्या है? तो जो नया नाम हो जाएगा वो क्या है? प्रयागराज है। ठीक है, प्रयागराज किन नदियों के संगम पर स्थित है? गंगा यमुना के संगम पर स्थित है। कौन सा? प्रयागराज। ठीक है, प्रयागराज में कौन सा संगम है? गंगा यमुना का संगम है। अब प्रयागराज के प्रसिद्ध मेले के क्या 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 नाम है? तो जो प्रयागराज में जो प्रसिद्ध मेले लगते हैं उनका क्या क्या नाम है? तो आपको बताना है कि माघ का मेला एक तो हो जाएगा, एक तो हो जाएगा अर्धकुंभ एवं कुंभ मेला। ठीक है, ये इसमें मेले लगते हैं प्रयागराज में जो कि बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। ठीक है, अब इसमें दिया हुआ है चंद्रशेखर आजाद किस पार्क में शहीद हुए थे? तो ये बताना है आपको, चंद्रशेखर आजाद किस पार्क में शहीद हुए थे? तो अल्फ्रेड पार्क। ठीक है, अल्फ्रेड पार्क ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ अवस्थित है? तो कहाँ अवस्थित है? प्रयागराज में अवस्थित है। वाराणसी के प्रसिद्ध मंदिर का क्या नाम है? तो वाराणसी में जो एक प्रसिद्ध मंदिर है उसका क्या नाम है? विश्वनाथ मंदिर। क्या नाम है? विश्वनाथ मंदिर हो जाएगा आपका इसका राइट आंसर। ठीक है, आप देखिए ये देखिए हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? महामना मदन मोहन मालवीय। ठीक है, महामना मदन मोहन मालवीय जी ने की थी। कौन से? हिंदू हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना महामना मदन मोहन मालवीय जी ने की थी। ठीक है, अब देखिए इसमें आगे देखते हैं। महात्मा बुद्ध ने शिष्यों को अपने धर्म की पहली शिक्षा कहाँ दी थी? तो पहली शिक्षा कहाँ दी थी? बताइए जल्दी से, पहली शिक्षा कहाँ दी थी? महात्मा बुद्ध ने शिष्यों को अपने धर्म की पहली शिक्षा कहाँ दी थी? सारनाथ में। ठीक है, सारनाथ हो जाएगा इसका। वाराणसी किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो वाराणसी जो है ये किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? रेशम की साड़ी एवं किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बताइए सभी लोग जल्दी से। जरी की। ठीक है, जो रेशम की साड़ी होंगी और जरी की साड़ी होंगी उसके लिए प्रसिद्ध है ये वाराणसी। ठीक है,
मतलब साड़ियों के लिए, जो रेशम की और जरी वाली साड़ियाँ होती है उसके लिए वाराणसी आपका प्रसिद्ध है। ठीक है। उत्तर प्रदेश के मंडुआडीह, ठीक है, मंडुआडीह रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या है? तो जो मंडुआडीह स्टेशन है, जो रेलवे स्टेशन, उसका नया नाम क्या है? बनारस रेलवे स्टेशन। ठीक है, उसका नाम क्या है? बनारस रेलवे स्टेशन। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री का क्या नाम है? तो श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। ठीक है, श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जो हमारे भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं, ये श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी हैं। और भारत के वर्तमान राष्ट्रपति का नाम क्या है? तो राष्ट्रपति जी जो हैं श्री रामनाथ कोविंद जी हैं। देखिए, प्राकृतिक सुंदरता के कारण किसे पृथ्वी का स्वर्ग कहा जाता है? तो बताइए जल्दी, मतलब प्राकृतिक सुंदरता के कारण किसे पृथ्वी का स्वर्ग कहा जाता है? ठीक है, तो बताना है आपको जल्दी से, पृथ्वी का स्वर्ग किसे कहा जाता है? ये जो हमारा केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू एवं कश्मीर को, किसको? जम्मू एवं कश्मीर को कहा जाता है। ठीक है। भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी हो जाएगी? तो जो भारत में है, भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील, ठीक है, सबसे बड़े ताजे पानी की झील जो है, तो ये कौन सी है? बुलर झील, जो कि कहाँ है? जम्मू एवं कश्मीर में है। ठीक है। शालीमार बाग एवं निषाद बाग किस मुगल शासक ने लगवाए थे? शालीमार शालीमार बाग एवं निषाद बाग किस मुगल शासक ने लगवाए थे? तो किसने लगवाए थे? जहांगीर ने। ठीक है, जहांगीर ने। चलिए आगे देखते हैं। देखिए इसी टाइप के इसमें सारे क्वेश्चन है जो कि आए हुए हैं, तो सभी लोग कोई भी क्लास को स्किप मत करिए, क्लास को पूरा देखिए। ठीक है। देखिए इसमें दिया हुआ है, रेगिस्तान का जहाज किस पशु को कहा जाता है? जो रेगिस्तान का जहाज है वह किस पशु को कहा जाता है? तो किस पशु को कहा जाता है? ऊंट को। ठीक है, ऊंट को। ऊंट हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, हवा महल कहाँ अवस्थित है? तो हवा महल कहाँ है? जयपुर में। जयपुर कहाँ है? राजस्थान में है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, गुलाबी नगर किसे कहा जाता है? ये भी सभी को पता होगा, जयपुर में। ठीक है। राजस्थान का विश्व प्रसिद्ध खेल क्या है? जो राजस्थान का है विश्व प्रसिद्ध खेल जो है, ये कौन सा है? तो बताना है, कठपुतलियों का खेल। कठपुतलियों का खेल हो जाएगा हमारा राइट आंसर। देखिए, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है? तो जो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है, ये कहाँ अवस्थित है? तो मध्य प्रदेश में। कहाँ है? मध्य प्रदेश में। अब देखिए, कागज, जो भारतीय कागज मुद्रा है, मतलब नोट, ठीक है, छापने की प्रेस कहाँ अवस्थित है? तो बताइए जल्दी से। देवास मध्य प्रदेश में। कहाँ पे है? देवास मध्य प्रदेश में। देश का सर्वाधिक व्यावसायिक जनसंख्या वाला नगर कौन सा है? जो सर्वाधिक व्यावसायिक देखिए, एक एक शब्द इसमें ध्यान से देखना है। देश का सर्वाधिक व्यावसायिक जनसंख्या वाला नगर पूछा है, तो कौन सा हो जाएगा? मुंबई हो जाएगा आपका। अजंता एवं एलोरा की गुफाएं कहाँ बनी हुई हैं? तो कहाँ बनी हुई हैं? औरंगाबाद के निकट। ठीक है, औरंगाबाद के निकट। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, विदेश से आने वालों के लिए भारत का प्रवेश द्वार है। जो विदेश से आते हैं जो पर्यटन, तो उनका प्रवेश द्वार कहाँ पे है? तो रेलवे ऑफ इंडिया। ठीक है, ओ सॉरी, गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई। ठीक है, तो ये हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। विदेश से आने वालों के लिए भारत का प्रवेश द्वार है गेटवे ऑफ इंडिया, जो कि कहाँ पे है? मुंबई में है। अब मंदिरों का राज्य किसे कहा जाता है? जो मंदिरों का राज्य है, ये किसको कहा जाता है? तो तमिलनाडु को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? मंदिरों का राज्य तमिलनाडु को कहा जाता है। अब देखिए, तमिलनाडु के प्रसिद्ध नृत्य का क्या नाम है? तो जो तमिलनाडु का प्रसिद्ध नृत्य है, उसका क्या नाम है? तो उसका क्या नाम है? भारतनाट्यम। ठीक है, भारतनाट्यम। अब देखिए, मीनाक्षी मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो ये कहाँ पे है? मदुरई में है। ठीक है, मदुरई में है मीनाक्षी मंदिर। ठीक है। तमिलनाडु के प्रसिद्ध त्योहार का नाम क्या है? तो प्रसिद्ध त्योहार का नाम क्या हो जाएगा? पोंगल। ये देखिए, सीटेट के एग्जाम में आया हुआ। अभी अभी कौन से 31 या फिर 30 को जो फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम हुआ था, उसमें आया हुआ था कि तमिलनाडु में प्रसिद्ध जो त्योहार है वो कौन सा है? तो उसमें राइट आंसर था पोंगल। ठीक है, ये राइट आंसर इसका हो जाएगा पोंगल।
अब देखिए पश्चिम बंगाल के प्रसिद्ध त्योहार का क्या नाम है। जो पश्चिम बंगाल है वहाँ पे जो प्रसिद्ध त्योहार है वो उसका क्या नाम है, तो वो कौन सी है, दुर्गा पूजा है। ठीक है। भारत में सर्वप्रथम सूर्य किरणें कहाँ दिखाई देती हैं, मतलब सबसे पहले सूर्य किरणें जो हैं वो कहाँ पे दिखाई देती हैं, तो कहाँ पे दिखाई देती हैं, अरुणाचल प्रदेश में। देखिए फिर से एक बार पढ़ती हूँ कि भारत में सर्वप्रथम सूर्य किरणें कहाँ दिखाई देती हैं, तो अरुणाचल प्रदेश में। अब देखिए अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कौन सी है, तो कौन सी हो जाएगी, ईटानगर हो जाएगी। देखिए भाई सभी लोग जो भी यूपी टेट और सी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि जितनी भी हमारी क्लासें आए तो आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ठीक है। ताकि आप लोग उनको देख सके। ठीक है। और क्लास को पूरा देखिए, लाइक शेयर भी करते रहिए। ठीक है, लाइक शेयर भी करते रहिए। चलिए आगे देखते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के रचयिता कौन है, जो अभिज्ञान शाकुंतलम है इस नाटक के रचयिता कौन है, तो बताना है। कौन से हो जाएंगे, कौन से हो जाएंगे, कालिदास। ठीक है। जो अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के रचयिता कालिदास जी हैं। ठीक है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य कौन थे, तो कौन थे, धन्वंतरी थे। ठीक है। कौन थे, धन्वंतरी थे, धन्वंतरी थे। अब देखिए चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासन काल में कौन सा चीनी यात्री आया था, तो फहान आया था। ठीक है, फहान आया था। अब देखिए कादम्बरी और हर्षचरित के लेखक कौन है, ये जो कादम्बरी और हर्षचरित है इसके लेखक कौन है, बाल भट्ट है, बाण भट्ट है। ठीक है। इसके लेखक कौन है, बाण भट्ट है, कादम्बरी और हर्षचरित के। ठीक है। हर्षवर्धन के समय कौन सा चीनी यात्री भारत आया था। देखिए हर्षवर्धन के समय तो ये हेन सोंग आया था और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासन काल में कौन आया था, फहान आया था। तो ये भी आपको ध्यान देना है। ठीक है, क्योंकि इन दोनों में कंफ्यूजन ना हो, ताकि आप लोग ध्यान दीजिएगा कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासन काल में फहान आए थे और जो हर्षवर्धन के शासन काल में कौन सा आया था, हेन सोंग आया। ठीक है। अब देखिए आपको हाँ हाँ से आप लोग इसको थोड़ा सा अपना माइंड में बसा लीजिए कि हर्षवर्धन में हेन सोंग आया था और चंद्रगुप्त में फहान आया था। ठीक है। अब देखिए इसमें दिया हुआ है कि बृहदेश्वर मंदिर में नटराज की मूर्ति का निर्माण किस राजा ने करवाया था। ठीक है, तो बताइए जल्दी इसमें कौन से राजा हो जाएंगे, राजेंद्र चोल। ठीक है, कौन हो जाएंगे, राजेंद्र चोल, जिन्होंने इसमें इसका निर्माण कराया था, नटराज मूर्ति का निर्माण कराया था। किसने कराया था, राजेंद्र चोल जी ने। ठीक है, बृहदेश्वर मंदिर में जो नटराज मूर्ति है उसका निर्माण राजेंद्र चोल ने करवाया था। ठीक है। अब देखिए अष्टदिग्गज किस राजा के दरबार के प्रसिद्ध विद्वान थे, जो अष्टदिग्गज थे वो किस राजा के दरबार के प्रसिद्ध विद्वान थे, तो कौन थे वो, कृष्णदेव राय। ठीक है, कृष्णदेव राय। अब देखिए आल्हा एवं ऊधल किस राजा की सेना में शामिल थे, तो किस राजा की सेना में शामिल थे, राजा परमार जो बुंदेलखंड के थे। ठीक है, राजा परमार जो बुंदेलखंड के थे। अब देखिए पृथ्वी राज रासव नामक पुस्तक के कभी पूछा है। देखिए ये तो बहुत ज़्यादा मतलब यूपी पुलिस और ये जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उनमें ये क्वेश्चन तो आता ही रहता है। ठीक है, अधिकतर ये सारे देखिए क्वेश्चन तो घूमने फिरने वाले हैं जो एग्जामों में अक्सर घूमते रहते हैं। तो आप लोग एक नज़र में ज़रा इसको पढ़ लीजिए। ठीक है, क्लास को स्किप मत करिए, क्लास को अंत तक देखिए और लाइक शेयर भी कर दीजिए। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है। अब देखिए पृथ्वी राज रासव नामक पुस्तक के कवि कौन थे, चंद बरदाई थे। कौन थे, चंद बरदाई थे। अब ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया था, तो जो ग्रांड ट्रंक मतलब जीटी रोड। ठीक है, जीटी रोड का निर्माण किसने करवाया था, तो शेर शाह सूरी जी ने। ठीक है, शेर शाह सूरी जी ने करवाया था। अब दीन ए इलाही धर्म किसने शुरू किया था, तो ये जो दीन दीन ए इलाही धर्म है ये किसने शुरू किया था, तो अकबर ने शुरू किया था। किसने, अकबर ने। आगरा, प्रयागराज और लाहौर में किले का निर्माण किसने कराया, जो आगरा और प्रयागराज और लाहौर है उसमें किले का निर्माण किसने कराया, तो अकबर ने कराया। ठीक है। अब देखिए हल्दी घाटी का युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया, तो महाराणा प्रताप एवं अकबर की सेना के बीच लड़ा गया हल्दी घाटी का युद्ध। ठीक है।
आप देखिए आगे देखते हैं, शिवाजी, शिवाजी के माता माता पिता का क्या नाम था? तो माता पिता का क्या नाम था? देखिए माता का नाम क्या था? जीजाबाई, और पिताजी का नाम क्या था? शाहजी भोसले। ठीक है, शाहजी भोसले इनका नाम था। शिवाजी के माता पिताजी का नाम, ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पूछा भी जा चुका भी है और आगे वाले एग्जाम में आपको पूछा भी जा सकता है। देखिए अष्टप्रधान, अष्टप्रधान किस शासक के मंत्रिमंडल का नाम था? जो अष्टप्रधान है ये किस शासक के मंत्रिमंडल का नाम था? तो शिवाजी, जो शिवाजी थे उनके जो मंत्रिमंडल थे उनका अष्टप्रधान नाम था। ठीक है, अब सिख धर्म की स्थापना किसने की? तो सिख धर्म की स्थापना किसने की? गुरु नानक ने की। ठीक है, गुरु नानक ने की। चलिए आगे देखते हैं, गुरु नानक ने की सिख धर्म की स्थापना। देखिए सिख धर्म के प्रमुख ग्रंथ का क्या नाम था? तो जो सिख धर्म का जो प्रमुख ग्रंथ है उसका क्या नाम है? गुरु ग्रंथ साहिब। ठीक है, गुरु ग्रंथ साहिब। देखिए पद्मावत पुस्तक तो बिल्कुल ही रट लीजिए, हमेशा पेपर में आती है, किसी ना किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन भटकता ही रहता है। ठीक है, पद्मावत पुस्तक की रचना किसने की थी? ठीक है, किसने की थी? मलिक मोहम्मद जी जायसी जी ने। ठीक है, मलिक मोहम्मद जायसी जी ने की थी। अब रामचरितमानस की रचना किसने की? तो रामचरितमानस की रचना किसने की? गोस्वामी तुलसीदास ने की। अब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ अवस्थित है? तो जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जी थे उनकी दरगाह कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? अजमेर में स्थित है। ठीक है, अब मतदान करने का अधिकार कितनी आयु के व्यक्ति को है? ठीक है, तो 18 वर्ष की आयु को है। हमारा संविधान देखिए कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को। कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। तो महात्मा, देखिए आगे देखते हैं, महात्मा गांधी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो इसमें दिया हुआ है देखिए 2 अक्टूबर 1869 को। कहाँ पे हुआ? पोरबंदर में। देखिए महात्मा गांधी का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो 2 अक्टूबर 1869 के पोरबंदर में हुआ था। ठीक है, अब देखिए 2 अक्टूबर को हम किन 2 भारतीय महापुरुषों के जन्म दिवस के रूप में मनाते हैं? तो एक तो हमारे गांधी जी हो जाएंगे और दूसरे हो जाएंगे लाल बहादुर शास्त्री जी। कौन से हो जाएंगे? लाल बहादुर शास्त्री जी हो जाएंगे। ठीक है, देखिए आइए आगे देखते हैं। देखिए हमारे राष्ट्रीय ध्वज का नाम क्या है? क्या नाम है? तो तिरंगा। ठीक है, तिरंगा है। हमारे राष्ट्रीय ध्वज का क्या नाम है? तिरंगा है। देखिए हमारे राष्ट्रीय ध्वज में कौन 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 से 3 रंग हैं? एक तो केसरिया है, सफेद है और हरा भी है। ठीक है, आगे देख लीजिए, हमारे राष्ट्रीय गान का क्या नाम है? जनगण मनगढ़। ठीक है, हमारे राष्ट्रगान की रचयिता कौन है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। हमारे राष्ट्रगान को गाने में कुल कितने सेकंड लगते हैं? कितने सेकंड लगते हैं? 52 सेकंड लगते हैं। ठीक है, कितने सेकंड? 52 सेकंड लगते हैं। हमारा राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो राष्ट्रीय गीत पूछा है तो कौन सा है? वंदे मातरम। हमारे राष्ट्रीय गीत की रचना किसने की थी? तो किसने की थी? बंकिम चंद्र चटर्जी ने की थी। हमारे राष्ट्रीय पशु का क्या नाम है? तो बाघ। बाघ है। कौन सा है? बाघ है। हमारे राष्ट्रीय पशु का क्या नाम है? बाघ है। हमारे राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? तो कमल हो जाएगा। राष्ट्रीय पुष्प कौन सा हो जाएगा? कमल हो जाएगा आपका। अब देखिए हमारे राष्ट्रीय पक्षी का क्या नाम है? तो हमारे राष्ट्रीय पक्षी का क्या नाम है? मोर नाम है। ठीक है, हमारा राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? 4 सिंह वाला अशोक स्तंभ। ठीक है, अशोक स्तंभ हमारा जो है वो राजकीय चिन्ह है। ठीक है, देखिए राष्ट्रीय और राजकीय में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। तो आप लोगों को आराम अच्छे से मतलब ध्यान देकर आराम से क्लास को लेना है। ठीक है, हमारा राजकीय चिन्ह क्या है? 4 सिंह वाला अशोक स्तंभ। ठीक है, हमारे राष्ट्रीय सूचना पत्र का क्या नाम है? जो सूचना पत्र है हमारा राष्ट्रीय सूचना पत्र उसका क्या नाम है? श्वेत पत्र। ठीक है, श्वेत पत्र है। हमारे राष्ट्रीय खेल का क्या नाम है? हॉकी है। हमारा राष्ट्रीय फल क्या है? आम है। देखिए हमारे राष्ट्रीय वृक्ष का क्या नाम है? बरगद। देखिए बरगद और पीपल में ज़्यादातर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि बरगद होगा हमारा इसका राइट आंसर। ठीक है, हमारे सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं हमारे सौर मंडल में। किन 2 ग्रहों को
का कोई भी उपग्रह नहीं है। जो 2 उपग्रह हैं उनका कोई भी उपग्रह नहीं है। तो वो कौन से हैं? बुध और शुक्र। ठीक है, बुध और शुक्र हो जाएंगे। अब देखिए पृथ्वी के उपग्रह का क्या नाम है? जो पृथ्वी का उपग्रह है उसका क्या नाम है? तो उसका क्या नाम है? चंद्रमा है हमारा। ठीक है, चंद्रमा है। सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल में जो सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है। ठीक है, कौन सा है? बृहस्पति है। और सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? ये देखिए अभी एग्जाम में पूछा गया था, 31 जनवरी वाले एग्जाम में फर्स्ट शिफ्ट में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि सौर मंडल में कौन सा सबसे छोटा ग्रह है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? बुध। ठीक है, चंद्रमा पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो पहले व्यक्ति कौन थे? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, आर्मस्ट्रॉन्ग थे। और भारत के दक्षिण में कौन सा सागर है? जो भारत है, भारत के दक्षिण में कौन सा सागर है? तो हिंद महासागर हमारे दक्षिण में है भारत के। ठीक है, अब देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? जो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है वो भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो 7वां स्थान है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो दूसरा है। और पहले नंबर पे कौन है? चाइना है। ठीक है, भारत धरातलीय संरचना की दृष्टि से कितने भागों में बटा है? तो कितने भागों में बटा है? 5 भागों में। हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का क्या नाम है? माउंट एवरेस्ट। ठीक है, माउंट एवरेस्ट, जिसकी हाइट कितनी है? 8850। ठीक है, 8850। देखिए गंगा और यमुना किन हिमानियों से निकलती है? तो मतलब इसका उद्गम स्थल पूछा है कि गंगा और यमुना किन हिमानियों से निकलती है? तो गंगोत्री एवं यमुनेत्री हिमानियों से। ठीक है, हिमानियों से निकलती है। अब देखिए जिम कॉर्बेट जो नेशनल पार्क है ये पूछा गया है, सबसे पुराना नेशनल पार्क है। ठीक है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है? तो कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन है? भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? केटू या फिर गाडविन आस्टिन। ठीक है, गाडविन आस्टिन। माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले चढ़ने वाला पर्वतारोही कौन थे? तेंजिंग एवं हिलेरी जी थे। माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले चढ़ने वाले पर्वतारोही थे ये। देखिए माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले चढ़ने वाली भारतीय महिला कौन सी थी? देखिए भारतीय महिला इसमें पूछा है, मतलब भारत की महिला पूछा है, कौन थी? बछेंद्री पाल। ठीक है, कर्नाटक में कोलार की खान किसके लिए प्रसिद्ध है? जो कोलार की खान है कर्नाटक में, ये किसके लिए प्रसिद्ध है? सोना धातु के लिए। ठीक है, सोना धातु के लिए। भारत में कितने द्वीप समूह हैं? बताइए जल्दी से, कितने द्वीप समूह हैं? 2, एक अंडमान निकोबार और एक हमारा लक्षद्वीप समूह। ठीक है, लक्षद्वीप समूह। चलिए आगे देखते हैं, देखिए लक्षद्वीप समूह कहाँ अवस्थित है? तो ये लक्षद्वीप जो समूह है ये कहाँ पे है? अरब सागर में। ठीक है, अरब सागर में। भारत की जलवायु किस प्रकार की है? तो भारत की जलवायु किस प्रकार की है? मानसूनी है। ये भी आपको ध्यान रखना है। वनों की रक्षा के लिए भारत में किस नाम से योजना शुरू की? ठीक है, वनों की रक्षा के लिए भारत ने किस नाम से योजना शुरू की? सामाजिक वानिकी। ठीक है, सामाजिक वानिकी। चिपको आंदोलन के प्रेरता कौन थे? तो बताइए जल्दी, चिपको आंदोलन के प्रेरता जो थे वो कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा। कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा थे। और भारत की नगदी फसलें कौन कौन सी हो जाएंगी? गन्ना, कपास, चाय एवं जूट। ये हमारी कौन सी फसलें हो जाएंगी? नगदी फसलें। ठीक है, द्वारकाधीश धाम कहाँ अवस्थित है? जो द्वारकाधीश धाम है ये कहाँ पे अवस्थित है? गुजरात में। ठीक है, रामेश्वर धाम कहाँ अवस्थित है? रामेश्वर धाम कहाँ अवस्थित है? तो तमिलनाडु में। तमिलनाडु में। ठीक है, देखिए सभी लोग भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, लाइक शेयर भी करते रहिए। सभी लोग जो भी यूपी टेट सी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो सभी लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कुंभ का मेला भारत में कहाँ कहाँ लगता है? तो इसमें पूछा है कि कुंभ का मेला भारत में कहाँ कहाँ लगता है? प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन एवं नासिक में और अमृतसर में। नासिक में। ठीक है, कहाँ कहाँ पे? प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में। स्वर्ण मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो अमृतसर में।
और देव शरीफ की दरगाह कहाँ स्थित है? जो देव शरीफ है उनकी दरगाह कहाँ स्थित है? बाराबंकी में। ठीक है। मध्य प्रदेश में सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? जो मध्य प्रदेश में सांची के स्तूप है जो, तो उसका निर्माण किसने कराया था? तो सम्राट अशोक जी ने। ठीक है, सम्राट अशोक ने। हमारे देश के अंतिम दक्षिणी छोर का क्या नाम है? हमारे देश के जो अंतिम दक्षिणी छोर है उसका क्या नाम है? कन्याकुमारी। ठीक है, कन्याकुमारी। विवेकानंद शिला स्मारक कहाँ अवस्थित है? जो विवेकानंद शिला स्मारक है वो कहाँ पे अवस्थित है? तो कन्याकुमारी में। ठीक है। बुलंद दरवाजा कहाँ अवस्थित है? तो बुलंद दरवाजा कहाँ अवस्थित है? फतेहपुर सीकरी में। ठीक है। ब्रह्मा जी का मंदिर कहाँ अवस्थित है? पुष्कर राजस्थान में। ब्रह्मा जी का मंदिर कहाँ अवस्थित है? पुष्कर राजस्थान में। ठीक है। सभी लोग भाई क्लास को शेयर करते रहिए, लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और जो भी चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। ठीक है। चार मीनार कहाँ है? तो चार मीनार कहाँ है? हैदराबाद में। स्वतंत्रता दिवस पर हमारे प्रधानमंत्री कहाँ पर झंडा फहराते हैं? तो कहाँ पर फहराते हैं? लाल किला दिल्ली में। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने कराया था? दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने कराया था? शाहजहां ने। किसने कराया था? शाहजहां ने। और ग्रांड टैंक रोड जो मतलब जिसको जीटी रोड बोलते हैं उसका निर्माण किसने कराया था? शेरशाह सूरी ने। ठीक है। कुतुब मीनार कहाँ अवस्थित है? तो कुतुब मीनार कहाँ अवस्थित है? मेहरौली दिल्ली में। ठीक है, मेहरौली दिल्ली में स्थित है। अब देखिए एनसीईआरटी का पूरा नाम। देखिए ये आपके बीएड में भी पूछा जाता है, यूपी टेट, सी टेट, इनमें सारे एग्जाम में जितने टीचर लेवल के होते हैं ये क्वेश्चन आता ही रहता है समय। तो इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। ठीक है। अब भाभा आणविक अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? भाभा आणविक अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? मुंबई में है। कहाँ पर है? मुंबई में। एम्स का पूरा नाम क्या है? जो एम्स का पूरा नाम क्या है? अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान। ठीक है, अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान। पंतनगर कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? जो पंतनगर कृषि अनुसंधान संस्थान है वो कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। ठीक है, उत्तराखंड में है। चलिए आइए देखते हैं भारत के प्रमुख बंदरगाह कौन कौन से हैं। तो भारत के प्रमुख बंदरगाह कौन कौन से हैं? कोलकाता, विशाखापट्टनम, मुंबई, चेन्नई और कोचीन। ठीक है, ये हमारे भारत के प्रमुख बंदरगाह हैं। ठीक है। हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? जो हवाई जहाज है उसका आविष्कार किसने किया था? राइट बंधुओं ने। किसने किया था? राइट बंधुओं ने। भारत के लिए पहली समुद्री यात्रा किस नाविक ने की थी? वास्को डिगामा, जो कि कहाँ का था? पुर्तगाल का था। ठीक है। भारत के लिए पहली समुद्री यात्रा किस नाविक ने की? तो वास्को डिगामा पुर्तगाली ने। ठीक है। भारत में अंग्रेजों ने किस नाम से अपनी व्यापारिक कंपनी खोली? तो किस नाम से खोली? ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से। ठीक है, कब खुली थी? 1600 में। देखिए भारत में अंग्रेजों ने अपनी कंपनी कब खोली? 1600 ईस्वी में। प्लासी का युद्ध किस किस के मध्य लड़ा गया? तो सिराजुद्दौला और एवं अंग्रेजों के मध्य, सिराजुद्दौला एवं अंग्रेजों के मध्य लड़ा गया था प्लासी का युद्ध। ठीक है, प्लासी का युद्ध। चलिए आगे देखते हैं। देखिए ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। ठीक है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय ने। और प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? आत्माराम पांडुरंग। किसने की थी? आत्माराम पांडुरंग। और आर्य समाज की स्थापना किसने की? दयानंद सरस्वती। ठीक है, दयानंद सरस्वती ने। अब एग्लो ओरिएंटल कॉलेज वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो जो एग्लो ओरिएंटल कॉलेज जो है ये वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से। ठीक है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से। अब एग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो सर सैयद अहमद खान ने। किसने की थी? सर सैयद अहमद खान ने। कन्या पाठशाला खोलने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? जो कन्या पाठशाला खोलने वाले थे जो प्रथम भारतीय वो कौन थे? ज्योतिबा फूले। कौन थे? ज्योतिबा फूले।
देखिए 1857 ईस्वी की क्रांति का क्या चिन्ह था? रोटी और कमल का फूल। क्या था? रोटी और कमल का फूल। ठीक है, रोटी और कमल का फूल। अब देखिए आगे देखते हैं। 1857 ईस्वी की क्रांति के दौरान बैरकपुर में विद्रोह करने वाला प्रथम सैनिक कौन था? प्रथम सैनिक कौन था? मंगल पांडे। ठीक है, मंगल पांडे था जिसने पहला मतलब प्रथम सैनिक था जिसने पहले ही विद्रोह किया था। कहाँ पर? बैरकपुर में। कब? 1857 में। ठीक है, कानपुर में क्रांतिकारियों ने किसे पेशवा घोषित किया? तो किसे पेशवा घोषित किया था? नाना साहेब जी को। मध्य प्रदेश में क्रांति की बागडोर किसने संभाली? जो मध्य प्रदेश में जो क्रांति की बागडोर थी वह किसने संभाली थी? तो लक्ष्मीबाई एवं तात्या तोपे ने। ठीक है, लक्ष्मीबाई एवं तात्या तोपे ने। ठीक है, आनंद मठ उपन्यास किसने लिखा था? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आनंद मठ उपन्यास किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। युगांत एवं वंदे मातरम पत्रिकाओं का प्रकाशन किसने किया था? अरविंद घोष ने। युगांत एवं वंदे मातरम पत्रिकाओं का प्रकाशन किसने किया था? अरविंद घोष ने। पांडिचेरी या फिर पुदुचेरी में अरविंद आश्रम की स्थापना किसने करवाई थी? तो अरविंद घोष ने। ठीक है, किसने करवाई थी? अरविंद घोष ने। तो चलिए आगे देखते हैं। बुंदेले बुंदेले हर बोलो के झांसी रानी थी कविता की रचना। मतलब जो बुंदेले हर बोलो हैं ये मतलब किसके? झांसी की रानी थी। तो ये कविता की रचना किसने की थी? ये जो कविता थी इसकी रचना किसने की थी? सुभद्रा कुमारी चौहान ने। कौन? किसने की थी? सुभद्रा कुमारी चौहान ने। किस रचना के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार मिला? तो जो रविन्द्रनाथ टैगोर को मतलब किस रचना के लिए पुरस्कार मिला? गीतांजलि के लिए। ठीक है, गीतांजलि के लिए। टैगोर का पूरा देश किस नाम से जानता है? टैगोर को पूरा देश किस नाम से जानता है? तो गुरुदेव के नाम से। जो टैगोर रविन्द्रनाथ टैगोर थे इनको पूरा देश गुरुदेव के नाम से जानता है। ठीक है, उपन्यास गोदान के लेखक कौन थे? कौन है? उपन्यास जो गोदान है इसके लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा के लेखक कौन है? तो श्यामलाल गुप्त पार्षद। कौन थे? श्यामलाल गुप्त पार्षद। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? A.O. हुम ने। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्षा कौन थी? अध्यक्ष कौन थी? ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? श्रीमती एनी बेसेंट। कौन थी? श्रीमती एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी श्रीमती एनी बेसेंट। ठीक है, बंगाल विभाजन किस वर्ष हुआ था? 1905 में। किसका शासन था? लॉर्ड कर्जन का। ठीक है, महात्मा गांधी की पत्नी का क्या नाम था? महात्मा गांधी की पत्नी का नाम क्या था? कस्तूरबा। ठीक है, क्या नाम था? कस्तूरबा। जापान में आजाद हिंद फौज का गठन वर्ष 1942 में किसने किया था? तो रास बिहारी घोष ने। ठीक है, किसने किया था? रास बिहारी घोष ने। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? तो दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने। किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने। और जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? तो वर्ष 1919 में। ठीक है, वर्ष 1919 को हुआ था। और जलियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान किस अंग्रेज ने निहत्थों पर गोली चलवाई थी? जनरल ओ डायर ने। ठीक है, जनरल ओ डायर ने। किस घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था? तो कौन सी घटना थी? चौरी चौरा कांड। ठीक है, कौन सी थी? चौरी चौरा कांड थी। चलिए आगे देखते हैं। सभी लोग भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर भी करते रहिए। जो भी यूपी टेट सीटेट की तैयारी कर रहे हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली क्लासे आप लोगों तक पहुंच सके। ठीक है, इसमें देखिए एनालिसिस भी डेली करवाया जा रहा है। जो सीटेट का एग्जाम चल रहा है उसका एनालिसिस भी डेली करवाया जा रहा है। तो आप सभी लोग जल्दी से चैनल पे जाके सारी क्लासें देखिए और क्लास को स्किप मत करिए, पूरी क्लास अंत तक देखिए। ठीक है, देखिए सीमांत गांधी नाम से किसे जाना जाता था? सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना था?
खान अब्दुल गफ्फार खान को, ठीक है, खान को। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? वर्ष 1942 में। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर, ठीक है, भीमराव अंबेडकर। हमारे देश का सर्वोच्च नागरिक कौन होता है? तो जो हमारे देश का सर्वोच्च नागरिक होता है वो कौन होता है? राष्ट्रपति होता है, ठीक है। हमारे संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं? तो कितने मौलिक अधिकार हैं? 6, ठीक है, 6। हमारे संविधान में कितने मूल कर्तव्य हैं? तो मौलिक अधिकार 6 है और मूल कर्तव्य कितने हैं? 11 है, ठीक है, 11 है। शिक्षा का अधिकार कितनी आयु वर्ग के लिए अनिवार्य है? 6 से 14 वर्ष, ठीक है, 6 से 14 वर्ष, ठीक है। ये सारे देखिए, सारे के सारे ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो सभी लोग क्लास को अंत तक देखिए और चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लीजिए, ठीक है। संघीय शासन के कितने अंग है? तो 3 अंग है। कितने अंग है? 3 अंग है। कौन कौन से? व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ठीक है, ये 3 अंग हैं आपके संघीय शासन के, ठीक है। देश की तीनों सेना का प्रधान कौन होता है? जो देश की तीनों सेना है उसका प्रधान कौन होता है? भारत का राष्ट्रपति, ठीक है, भारत का राष्ट्रपति। हमारी राजभाषा क्या है? हिंदी है, ठीक है, हमारी राजभाषा क्या है? हिंदी है। चलिए आइए देखते हैं। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है कि पहला विश्व युद्ध कब से कब तक चला था? जो विश्व युद्ध है पहला वो कब से कब तक चला था? तो वर्ष 1914 से लेके 18 तक चला था, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो वर्ष 1945 में। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पे है? कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में है। संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य कौन सा देश बना है? तो सूडान बना है। मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। संयुक्त राष्ट्र संघ के कुल कितने अंग हैं? तो 6 अंग हैं। थैंक यू क्लास। और जो भी चैनल पे नए हैं तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए सभी लोग। और क्लास को देखिए, जितने भी लोग यूपी टेट और सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।